एजुकेशन अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11th में जो है उसका एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जेई मेंस के लेवल का। थोड़ा डिटेल टॉपिक है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। ये आपको समझ आएगा कि लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन किस तरह का आता है ना। ये 3 क्वेश्चन हैं, मगर ये 3 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी कुछ आपको सिखा के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपको लिखा हुआ है कि एक आपको सरफेस पे एक ब्लॉक दिया हुआ मास m, जिस पे आपको इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है F, और वो फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो एक वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है सर। वेरिएबल फोर्स देखिए F बराबर KT, जो कि यहाँ पे K कोई कांस्टेंट है और T यहाँ पे टाइम है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टाइम को बदलेंगे फोर्स भी आपका बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अच्छा, ये फोर्स आपको इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है ना, किसी एंगल पे लग रहा है। और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और इनिशियली वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसको आगे हम देखते हैं कि इसमें निकालना क्या बोला। फाइंड द टाइम, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है? फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक लीव्स ऑफ द ग्राउंड। सुनिए, बोला वो समय बताइए इस ऐसे फोर्स लगने की वजह से जब ये ब्लॉक ग्राउंड को लीव ऑफ करेगा, मतलब उठ जाएगा ग्राउंड से, है ना, छोड़ देगा ग्राउंड को। बी बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दिस टाइम, और जिस टाइम पे ब्लॉक जमीन को छोड़ेगा इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी बतानी। तीसरा क्वेश्चन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट दिस टाइम, और इसी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं। देखिए, अब आपको हम पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा एक चीज समझाते हैं। जब भी आपको बोलेगा ना ऐसा क्वेश्चन में लीव ऑफ ग्राउंड में, तो इस टाइम पे आपको समझ लीजिए कि आपको नॉर्मल को आपको ना 0 दिखाना है। क्या दिखाना है आपको? नॉर्मल को 0। अगर आप नॉर्मल को 0 दिखा लेते हैं, इसका मतलब है कि वो क्या कर गया? ग्राउंड पे लीव कर गया। तो हमको तो क्वेश्चन में बोल ही दिया कि लीव ऑफ कर रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल मेरा 0 होगा। तो पहले नॉर्मल को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो पहले चलिए इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। ये मास m है, तो नीचे इसका बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मास नीचे, तो इसका वेट एक्ट करेगा mg, ऊपर आपको एक नॉर्मल एक्ट करेगा। चूंकि ये इंक्लाइंड फोर्स एंगल से है, तो इस तरफ आपको मिलेगा ये जो फोर्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ? KT कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर आपको क्या आ जाएगा? नॉर्मल के अलॉन्ग में KT साइन थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, तो इतना हमको क्लियर है। दूसरा अब हमको समझना है यहाँ से कि आपके पास यहाँ फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वर्टिकल डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो आपके पास है वो कौन सा है? KT कॉस थीटा, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास ये वाला फोर्स है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमको चूंकि नॉर्मल 0 करना है, तो नॉर्मल आपको वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स को हमको बैलेंस करना। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे फोर्स को हम वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या करेंगे? बैलेंस द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, डाउनवर्ड में एक जितना भी अपवर्ड फोर्स है उन सबको जोड़ना है, और जो डाउनवर्ड वाले फोर्स है उसको जोड़ना, और उन दोनों को बराबर करना। जैसे अगर अपवर्ड में देखिए तो एक फोर्स है आपका KT साइन थीटा, और ऊपर में एक क्या है? अपवर्ड में एक नॉर्मल है, और नीचे में क्या है? इक्वल टू करना डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में सिर्फ एक ही है mg, है ना, जो कि उसका वेट है। तो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल निकालें, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? mg माइनस KT साइन थीटा, ऐसा कुछ। हमको क्या बोला है? जब ज़मीन से बोला क्या है आपको करने के लिए? लीव ऑफ करेगा, है ना। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे हमको नॉर्मल को 0 दिखाना है ना। तो नॉर्मल को 0 दिखाने के लिए हमको यहाँ पे 0 पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा? mg बराबर माइनस KT साइन थीटा। देखिए, ये माइनस इधर लेके आएंगे तो माइनस mg आ जाएगा, और ये इधर पहले से माइनस KT साइन थीटा बन रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हम टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? mg को डिवाइड कर देंगे K साइन थीटा से, है ना।
टी को रहने देंगे, इन दोनों को इधर इसके एम जी के नीचे लेंगे। यही वो टाइम है जिस पे जो आपका ब्लॉक होगा वो ज़मीन छोड़ देगा, ऐसे फोर्स लगने की वजह से, है ना। इंक्लाइंड फोर्स है और ऊपर से ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, जो कि टाइम के फंक्शन में दिया हुआ। चलिए, तो ये तो पता चल गया। अब इसी में एक और पार्ट था क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था, आप ध्यान दीजिए, बोल रहा था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दिस टाइम। इसी टाइम पे इसका वेलोसिटी को बताना है। तो अब वेलोसिटी यहाँ पे निकालने के लिए कुछ तो ऐसा दिया नहीं, तो चलिए अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप चलिएगा तो ध्यान दीजिए अगर आप कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका अगर ध्यान दीजिएगा इस ब्लॉक में, तो सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है ना, के टी कॉस थीटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन आएगा। बैलेंस करने वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो पक्का इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस एक्सेलरेशन को उस बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए, तो मास मेरा कितना दिया हुआ है, एम है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप इसको, और एक्सेलरेशन ए है ना। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो निकला वो क्या निकला है, के टी कॉस थीटा निकला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के टी कॉस थीटा, है ना। और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा के टी कॉस थीटा अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन निकल गया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछा होता तो निकल जाता, हालांकि पूछा नहीं है, मगर इसके बिना बना भी नहीं सकते, इसलिए पूछा भी नहीं गया, निकालना ही पड़ेगा। अब हमको पता है जब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में पहले भी कि एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है, आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल्स टू के टी कॉस थीटा अपॉन एम। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, टाइम को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, के टी कॉस थीटा अपॉन एम, और टाइम यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने का रूल समझ लीजिए। जिस पे जो डीवी वाला टर्म होता है ना आपका, लिमिट उसी के हिसाब से लगता है। अगर यहाँ डी टी है तो इसका लिमिट क्या लगेगा, टाइम का, और यहाँ डी वी है तो उसका लिमिट वेलोसिटी का। और चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमको वेलोसिटी निकालना है, तो और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इनिशियली किस पे है, आप ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन पे, तो इनिशियली बोल दिया गया कि वो रेस्ट पे। ध्यान दीजिए, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे। तो इनिशियली अगर वो रेस्ट पे है तो हमको वेलोसिटी इनिशियल जो इसका जो लोअर लिमिट होगा 0, और किसी टाइम, जिस टाइम पे वो ज़मीन पे क्या हुआ होगा, उठा होगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v है। सिमिलरली टाइम इनिशियली जब यहाँ पे बोल रहा है तो 0 है ना। टाइम यहाँ इसको अगर देखा जाए तो 0 हो रहा है, और जब जिस टाइम पे ज़मीन छोड़ रहा है वो टाइम को हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं t। ठीक है, अब इसको हम लोग, वो t हमने कैलकुलेट किया है पहले, बट इसको अभी हम थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए t ही रख रहे हैं। तो dv का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, v होता है, और इसको अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे। तो नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट। यहाँ k कॉस थीटा बाई एम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, टी डी टी अंदर रह जाएगा 0 से t। अब टी डी टी के टर्म में इसको, इस पर हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। तो उसका टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी स्क्वायर बाई 2 आता है। ठीक है, और जब इसका हम लोग लिमिट बैठाएंगे लोअर 0 से 2, तो ध्यान रहे यहाँ तो वेलोसिटी में बैठाएंगे तो अपर माइनस लोअर v माइनस 0 दैट इज v आ जाएगा। तो k कॉस थीटा बाई एम अगर आएगा तो आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, माइनस 0 करेंगे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, इससे अपने को पता चला वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वेलोसिटी निकल करके अपनी आई, है ना। अब मेरा टारगेट क्या होगा, हमको हमेशा ध्यान ये देना है कि वेलोसिटी जो निकला है उसमें क्या करेंगे, जो मेरे पास फंक्शन है उसका जो टाइम, जिस टाइम पे निकालना है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी निकला है ये एक जनरलाइज निकला है,
ये टाइम तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि हमको वो टाइम पे वेलोसिटी बताओ जिस टाइम पे वो ज़मीन छोड़ रहा था। तो ज़मीन छोड़ने वाला टाइम हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले भी, क्या निकला था वो। तो यहाँ पे हम उस टाइम को यहाँ पुट करेंगे, तो v बराबर k कॉस थीटा अपॉन m, टाइम की जगह पे हम यहाँ पे डाल देंगे जो मेरा है एम जी अपॉन के साइन थीटा। क्या आएगा, एम जी अपॉन के साइन थीटा का स्क्वायर, और ये 2 है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। के कॉस थीटा अपॉन एम इंटू एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एम स्क्वायर से यहाँ पे एक एम कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर से एक के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो आ रही है कॉस थीटा इंटू एम इंटू जी बाई नीचे आ रहा है के साइन स्क्वायर थीटा, और 2 भी है नीचे में, है ना, 2 भी है। ये आपको वेलोसिटी निकल के आई उस टाइम पर। किस टाइम पर, जिस टाइम पे बॉडी क्या किया है, ज़मीन छोड़ा। अब बोलता है इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल के हमको बताइए, है ना, जिस टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट कर रहा है यहाँ पे, जिस टाइम पे छोड़ा गया। तो देखिए वेलोसिटी का फंक्शन तो है मेरे पास, इसी को लेके आगे चलते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन हमने क्या निकाला है पहले, इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। वो दिया है आपको v बराबर के कॉस थीटा बाई एम टी स्क्वायर बाई 2, है ना, ये दिया है। हमको देखना है कि अब इसके मदद से वेलोसिटी मेरा आ गया है, अब इसके मदद से हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर बाकी जो इसका जो वैल्यू लिखा है के कॉस थीटा बाई एम, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, टी स्क्वायर बाई 2। डी एक्स अगर यहाँ पर है तो के कॉस थीटा बाई एम इंटू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी दे देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से डी एक्स अगर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ पर अगर डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको के कॉस थीटा बाई 2m, है ना, और ये टी स्क्वायर डी टी एक साथ कर लेते हैं ना, क्योंकि डी टी को इधर कॉस मल्टीप्लाई किया। अब लिमिट हमको लगाना, और लिमिट का तरीका बताया, जिस पे डी लगा उसी का लिमिट चढ़ता है ना। तो यहाँ पे डी एक्स, तो इसका लिमिट कहाँ, स्टार्टिंग में तो बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, कुछ समय के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एक्स, वही तो निकालना है हमको। यहाँ पे आपको डी टी टाइम 0 से लेकर के किस टाइम तक, जिस टाइम पे वो ज़मीन को छोड़ा है उस टाइम को हमने टी पकड़ के रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और इसको बैठाएंगे 0 से एक्स, है ना, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट। इधर इसको करेंगे तो देख लीजिए के कॉस थीटा बाई 2m, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना, और इसको अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के dt के साथ, है ना। ठीक, अब आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। के कॉस थीटा बाई 2m आ रहा है। अच्छा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3, और इसको बैठाते हैं यहाँ से 0 से टी बैठाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चीज़। अभी छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है ना, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो खास करके ये सब चैप्टर आपको बहुत दिक्कत करने वाला है। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि इसको अच्छे से पढ़ लें, तभी आप सवाल लगाने पे जाएं, क्योंकि बिना सवाल में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आपको यहाँ पे मिलता नहीं, थोड़ा सोचना समझना पड़ता है और आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 0 एक्स आ जाता है, और के कॉस थीटा बाई 2m को हम बाहर रख रहे हैं, तो इसका तो हमने कर दिया। अपर लिमिट चढ़ाएंगे तो t की जगह पे चढ़ेगा t, तो t ही आ जाएगा, माइनस 0 बैठाएंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, इसलिए उसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये x मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना, यही मेरा क्या है, x ही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसको क्या करेंगे, के कॉस थीटा अपॉन 2m इंटू टाइम के जगह पे डालेंगे। तो टाइम का वैल्यू अभी हमको पता है ना, टाइम का वैल्यू हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, टाइम का वैल्यू क्या आया था, के क्या आया था अपना, एम जी अपॉन के साइन थीटा, है ना। तो एम जी अपॉन यहाँ पे डालते हैं एम जी अपॉन के साइन थीटा का क्या करेंगे, पावर 3, और नीचे में 3 यहाँ रखते हैं। तो अब इसको लिखते हैं के कॉस थीटा इंटू एम का पावर 3 जी का पावर 3 2m, और 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा आपका
6 आ जाएगा तो उसको भी लिख लेते हैं 6m इंटू के का पावर 3 साइन का पावर 3 थीटा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब आगे ध्यान देना, हमको उसको कट करना है ना, तो हम ध्यान ये देना है हमको कि के से यहाँ पे एक कटेगा तो एक स्क्वायर रह जाएगा, और m से काटेंगे तो यहाँ पे कटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अब इसको आगे हमको बस इसको लिख लेना है और ये आपका आंसर आ जाएगा cos थीटा इंटू एम स्क्वायर जी का क्यूब अपॉन 6 इंटू के स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा अपना। इज इट क्लियर टू यू? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आना चाहिए। इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आपको देखिए 2 बात आपको ध्यान रखने का है। देखिए जब भी आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास अगर आ जाता है और वो टाइम के फंक्शन में है तो उसको सीधा dv अपॉन dt करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वेलोसिटी अगर आपके पास टाइम के फंक्शन में दिया हुआ तो dv अपॉन dt करके उसका क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से रहा आपका आंसर। बाकी आप इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे इस तरह के सवाल को तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगा।